चलो एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डेटा और जो डायग्राम दिया गया है वो डायरेक्ट बना रहा हूँ। वापस याद करवा दूँ, बेटा शांत बैठ पा रहे हो तभी बैठो, नहीं तो टाटा बाय बाय, आप लोग जा सकते हो। ठीक है ना। आज अगर नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, कल बैठेंगे। कल भी नहीं बैठ पाए तो भी कोई बात नहीं। ऐसे कल करेंगे सोचते सोचते 6 महीने तो निकल गए ना लगभग। अभी तक वहीं पर है, स्टैटिक फ्रिक्शन से आगे ही नहीं बढ़ पाए। ग्राफ ऊपर जाने की जगह थोड़े टाइम तक ऐसे रहा था, सैचुरेटेड। अब बहुत कम लोगों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बाकी लोगों का नीचे आ रहा है, और कुछ लोगों का अटक गया है। चलो आओ, दो ब्लॉक, एक ब्लॉक यहाँ पर है, ब्लॉक ए। दूसरा ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पर रखा गया, ब्लॉक बी। दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ सरकने वाले हैं, दोनों एक साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। ये दोनों की जीरो टाइम की सिचुएशन दी गई, ये किसी टी टाइम की सिचुएशन दी गई है। इनिशियल सेपरेशन इन दोनों के बीच में दिया गया √2 मीटर। इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में दिया गया है √2 मीटर। ब्लॉक्स ए एंड बी, कहा गया मास सेम है m। ब्लॉक ए एंड सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू दी गई 0.2, बी ब्लॉक सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू दी गई 0.3, एट t इज इक्वल टू 0। बोथ आर एट रेस्ट, जो मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया। पूछा गया द टाइम एंड डिस्टेंस from initial position of block A when front face of both blocks come in line on inclined plane। G की वैल्यू 10 मानी जाएगी। ये इंक्लाइंड प्लेन नहीं हिल रही, ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं। दो ब्लॉक्स थे, इनिशियली दोनों ऐसे पड़े थे इंक्लाइंड प्लेन पर, दोनों रेस्ट पर थे टाइम 0 पर, दोनों को रिलीज कर दिया गया, एंगल 45 डिग्री दिया गया है। एंगल सफिशिएंट है कि ब्लॉक खुद ही नीचे आ पाएंगे, हमें पता है अगर खुद नीचे आना है तो एंगल की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, पता है ना ये सब चीज़ें। और म्यू की वैल्यू 0.2 0.3 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ज़्यादा है, मतलब दोनों ब्लॉक नीचे आएंगे। दोनों ब्लॉक को जैसे ही आप रिलीज करोगे दोनों ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट करेंगे। दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर किसी एक पोजीशन पर एक साथ पहुंचे। पूछा गया टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, मतलब ब्लॉक ए से ये कितना दूर है, ये डिस्टेंस पूछा गया डी। एंड टाइम मतलब यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है।
व्हेन फ्रंट फेस ऑफ बोथ ब्लॉक कम इन लाइन विद इंक्लाइन, मतलब दोनों की फ्रंट फेस एक साथ आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके। करे बोलो क्या करना पड़ेगा मुझे, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा हुआ है। अच्छा ब्लॉक्स नीचे क्यों आएंगे? एक तो वही बात कि एंगल ज्यादा है तो नीचे आने ही वाला है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा जिसके कारण एक एक्सेलरेशन आया होगा और ब्लॉक एक्सेलरेटेड मोशन करते करते नीचे तक पहुंच जाएंगे। सही है ना? तो अगर मुझे डिस्टेंस एंड टाइम चाहिए तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप मेरा ये रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूं। क्या कैलकुलेट कर लिया जाए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देख के हमें समझ में आ जाएगा कि नीचे आने में मतलब कितना टाइम लगेगा और कितना डिस्टेंस कवर होने वाला है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो अपने वही कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस काम कर जाएंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, ये पहली बार थोड़ी कर रहे हैं हम काम। स्टार्ट करें फिर एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही इसे ट्रीट करते हैं। चलो, ये एंगल थीटा, मैं कुछ नया नहीं करवा रहा, वही पुरानी चीजें हैं जो पहले भी आपको समझाई गई थी। एम मास का ब्लॉक, बोलो कितने कितने फोर्स, बोलते जाओ। यहाँ पर एम जी, एम जी का कंपोनेंट एम जी, ये वाला एम जी, यहाँ पर ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। सही है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है? म्यू एन, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा, ये तो हमें पता था। अब ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते ए। एफ नेट भी कहाँ बच रहा है? नीचे। एफ नेट कितना लिखोगे बोलो? एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, इसे जनरली हम एक्स कहते हैं, इसे वाई कह देते थे। एक्स में बोलो नेट फोर्स कितना दिख रहा है आपको? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी। एफ नेट को क्या लिख दो? एफ नेट एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू मास गायब, तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। आई थिंक मैंने नया कुछ नहीं किया, ये तो पहले से ही हमें पता है। अगर इक्वेशन डायरेक्ट याद था तो आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते थे, ये जरूरत थी नहीं वैसे।
प्रैक्टिस के साथ ऐसे नॉर्मल इक्वेशंस हमें याद रह जाते हैं। शायद आप लोगों को भी ये इक्वेशन याद था। चलो ब्लॉक ए के लिए अगर बात करें, ब्लॉक ए, एक्सलेशन ऑफ ए, ये इक्वेशन लगा देंगे। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी की वैल्यू कितनी, 10। थीटा कितना है, थीटा साइन 45 मतलब 10/√2 माइनस म्यू, ब्लॉक ए के लिए म्यू की वैल्यू 0.2, 2/10 कर दूं। म्यू जी, जी की वैल्यू कॉस थीटा कॉस 45, 10 10/√2 माइनस 2/√2, 8/√2। सही है। चलो इसी तरह ब्लॉक बी के लिए भी एक्सलेशन कैलकुलेट करेंगे। सेम इक्वेशन लगेगा। जी साइन 45 1/√2 माइनस म्यू, बी के लिए म्यू की वैल्यू 0.3 मतलब 3/10 कर दूं। जी 10 cos 45 10/√2 माइनस 3/√2 7/√2। देखो कि इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, एक का एक्सलेशन ज्यादा है। अगर एक का एक्सलेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ज्यादा होना भी चाहिए था ए का एक्सलेशन, बिकॉज ए के लिए म्यू की वैल्यू कम थी। जो देखो ध्यान से, ए पे फ्रिक्शन कम लगने वाला था, फ्रिक्शन कम था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेशन उसका ज्यादा आएगा, ये लॉजिकल बात थी, और आ भी गया। तो ये भाई साहब ए एक्सलेशन से नीचे आ रहे हैं, और ये कितने से, ए बी से। जीरो टाइम पर दोनों रेस्ट पे थे, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लो, 0 0 मानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आने में कितना टाइम लगा दोनों को, टी टी। ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा, डी, बी ने कितना किया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, चलेगा। तो ए कितना कवर कर रहा है, √2 + x। ए कितना कवर कर रहा है एंड बी कितना कर रहा है, x। ए ब्लॉक के लिए इन टी टाइम कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ए के लिए कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, √2 + x इज इक्वल टू v0t + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक ए 0 + ½ एक्सलेशन 8/√2 इंटू t²। एक इक्वेशन सही है। चलो ब्लॉक बी के लिए कितना डिस्टेंस बोलते रहो, v0t, इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी 0 है, हाफ एक्सलेशन 7/√2 इंटू t²। दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल x एंड t। क्या करें, समझदार हो, बोलो सॉल्व करो, t की वैल्यू निकालो। t आ गया, 2 सेकंड आया, t की वैल्यू इसमें प्लेस कर दो तो x आ जाएगा। x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1/2 7/√2 + t 4। एक √2 भी कैंसिल हो गया, 7√2 मीटर, ये x आ गया। क्वेश्चन में डिस्टेंस कहां से पूछा गया है, डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ ब्लॉक ए, मतलब मुझे क्या पूछा गया है, डी। आंसर x का कितना आया है, 7√2 प्लस ये डिस्टेंस, तो अपना आंसर डी 8√2 आया समझ में। ये लो भाई, ये हो गया आपका एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, सबको मिला के क्वेश्चन। मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना,
तो काइनेमेटिक्स ऐसे काम में आएगा आपको पूरे फिजिक्स में, इतना तो काइनेमेटिक्स आपको आता ही है। काइनेमेटिक तो आपको आता है, जैसे चाहो निकालो। हो गया कॉपी? चलो एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखो। ये पूरी सिचुएशन का टॉप व्यू दिया गया है। डिस्क is kept on a horizontal plane। एक डिस्क रखी गई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मतलब मान लो यहाँ एक टेबल है, टेबल पे एक डिस्क रख दी गई, उसमें एक टनल या कैनाल जैसा कुछ हमने बना लिया, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा हुआ है एम मास का। इस टनल या कैनाल आपने जो भी बनाया, एक खांचा कुछ बना लिया आपने, उसमें एक ब्लॉक पड़ा हुआ है एम मास का। अब आप इस पूरे डिस्क को, ऐसे डिस्क बड़ी थी, उसी को एक्सलेट कर रहे हो, ऐसे ऐसे जा रही है डिस्क। तो ये भाई साहब कितने एक्सलेशन से जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ये देख रहे हो यहाँ हल्का सा खांचा बनाया हुआ है, इसी में मान लो एक ब्लॉक फंसा हुआ था। तो अब मैं अगर इसको एक्सलेट कर रहा हूँ इधर, तो वो ब्लॉक कितने एक्सलेशन से जाएगा, ये क्वेश्चन है। ट्राई करना चाहोगे मैं करवा दूं? ये तो वही, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, समोसा क्वेश्चन है। हो गया तो समोसा कंफर्म आपका, आया तो नहीं।
आई थिंक सॉल्व करने में डिस्कशन की कोई ज़रूरत है नहीं. ये पूरे सिस्टम का टॉप व्यू है. अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है. हेलो. 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 चलो आ जाओ, सॉल्व करते हैं. थोड़ा काम मैं करवा रहा हूँ, फिर आगे खुद सोचो. स्टार्ट करें. अच्छा, एसोलेशन पूछा गया कहाँ से देखने पर? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क. मतलब आपको ब्लॉक देखना चाहिए कहाँ बैठकर? डिस्क पे बैठकर. एंड अगर मैं खुद डिस्क पे बैठ जाऊं तो डिस्क तो आइसोलेटेड है, तो क्या यहाँ पर मुझे ब्लॉक पे सुडो फोर्स लगाना चाहिए? लगाना चाहिए. सुडो फोर्स कितना होगा, कहाँ आएगा? सुडो फोर्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सलेशन की वैल्यू 25 एट मास m. तो सुडो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 25 m. किस डायरेक्शन में लगेगा? एक्सलेशन इधर, तो सुडो फोर्स इधर. सही है? अरे सही है. तो ऊपर से देखने पर अगर डिस्क यहाँ भाग रही है तो ब्लॉक पर सुडो फोर्स यहाँ लग रहा है. मान लो मैं ब्लॉक हूँ तो मुझ पे सुडो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर. तो मैं तो तुरंत इधर भाग जाऊंगा. तो मैं इस वाली वॉल पे जाके टकराने वाला हूँ जो आपने बनाया हुआ है, टनल जैसा कुछ. यहाँ पर वॉल है तो मैं तो उस पर चिपक गया ऐसे ही, और उस पर मैं घसीटते हुए नीचे जाने वाला हूँ. आया समझ में कि नहीं आया? देख, तो जैसे मुझे सुडो लगा मैं कहाँ आ गया? सीधा इस वाले वॉल पर, और मैं उस पे नीचे आने वाला हूँ. अच्छा, आप नीचे भी जाओगे? क्यों जाओगे? समझते हैं. चलो इसी डायग्राम को मैं वापस बना लूं थोड़ा बड़ा करके. तो इस ब्लॉक पर सुडो कहाँ लगा था? इसको जूम करके बनाया तो सुडो कहाँ लगा था? तो ये बीच में नहीं टिका, कहाँ भाग गया? पड़क. ये तो समझ में आ ही गया होगा. चलो, तो सुडो का ऐसे लगाओगे. कितना? 25. ये नहीं, सॉरी, मास. 25 मास. ये क्या है? सुडो फोर्स. सही है. साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई, देखो 3/5. तो ये एंगल कितना हो गया? 37. अच्छा, ये 37
तो टिंग टिंग टिडिंग, क्या ये एंगल भी 37 कह सकते हो? कह सकते नहीं कह सकते? ये कितना एंगल बन गया? 37 बना के नहीं? तो उस 25 m का एक कंपोनेंट आएगा नहीं आएगा? कितना? 25 m cos 37। दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा? 25 m sin 37। तो ये ब्लॉक वॉल पे क्यों चिपका और नीचे क्यों आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया भाई? सुडो की कहानी समझ में आ गई? और आगे बढ़ते mg लगेगा नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। कहाँ? ऐसे लगा दूं? बोलो यार mg कहाँ लगाऊं? सही है? अरे ये सही है? ये mg नहीं, क्यों? ये तो हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ये इंक्लाइन प्लेन थोड़ी है। अरे ये क्या देख रहे हैं हम? तो मैं ब्लॉक हूं, तो मुझ पे mg कहाँ लगने वाला है? नीचे। तो मैं एक फोर्स किसके ऊपर क्रिएट कर रहा हूं? ये प्लेट है नीचे, जो ये स्टेज देख रहे हो वो क्या है? प्लेट, ये वाली डिस्क। तो mg के कारण मैं नीचे डिस्क पे फोर्स लगा रहा हूं, तो डिस्क मेरे पे क्या लगाने वाली है? नॉर्मल। लगाएगी नहीं लगाएगी भाई? mg कहाँ लगेगा? नीचे। नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर। नहीं समझ में आया? mg कहाँ लगेगा? नॉर्मल कहाँ लगेगा? तो टॉप व्यू से देखने पर mg कहाँ जाता हुआ दिखेगा? परपेंडिकुलर टू द डिस्क, अंदर जाता हुआ। नॉर्मल कहाँ आता हुआ दिखेगा? परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ऊपर आता हुआ। वो दोनों वेक्टर्स हम यहाँ नहीं बना सकते। तो उनको बनाने का एक तरीका है, शायद मैंने पहले बताया, मुझे नहीं याद। mg mg और नॉर्मल की कहानी मैं अलग से बना देता हूँ। mg कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना अंदर, ये जा रहा है ना mg। तो इस ब्लॉक पे ऊपर से देखने पर mg कहाँ जाता हुआ दिखेगा? अंदर। तो mg कहाँ जाएगा? ऐसे। सही है? अंदर जाते हुए वेक्टर को क्रॉस से बनाते हैं, ऐसा कभी बताया था? परपेंडिकुलर अंदर जाते हुए वेक्टर को कैसे बनाएंगे? क्रॉस। तो mg ऐसे जा रहा है क्रॉस, ये mg है। और बाहर कौन आ रहा है? नॉर्मल। बाहर आते हुए को हम कैसे बनाएंगे? डॉट। कभी बताया था ऐसा वेक्टर में? चलो ठीक है फिर। सेम पॉइंट पर दोनों एक्ट कर रहे हैं, इसे नॉर्मल वन कह दो। अच्छा मैं ब्लॉक हूं, नीचे कौन लग रहा है? mg। ऊपर कौन लग रहा है? नॉर्मल। नीचे ऊपर, उस नॉर्मल को मैंने बोल दिया नॉर्मल वन। ये कौन सा नॉर्मल है? जो डिस्क मेरे पे लगा रही है ऊपर। ये कौन सा नॉर्मल है? जो डिस्क लगा रही है मेरे पर, कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या नॉर्मल इज इक्वल टू mg लिख सकते हो? मैं ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ खिसक रहा हूँ इधर। अरे सही है? मैं ना तो ऊपर जा रहा हूँ ना तो, मतलब mg नॉर्मल इक्वल। सही है? तो नॉर्मल की वैल्यू n1 की वैल्यू कितनी हो गई? mg। नॉर्मल वन mg। अच्छा, मैं किस डायरेक्शन में सरकने वाला हूं? ऐसे। सही है? ये ब्लॉक, ये कहां जाने वाला है? ऐसे जाने वाला है, यहाँ। इस पे mg कहां लग रहा है? नीचे। नॉर्मल कहां लग रहा है? जाना कहां है इसे? फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। आया नहीं? फ्रिक्शन कहां लगेगा? फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये कौन सी सरफेस पर लग रहा है? ब्लॉक एंड डिस्क वाली सरफेस पर। ब्लॉक एंड डिस्क, ब्लॉक एंड सरफेस से पैरेलल फ्रिक्शन लगाओ, किस डायरेक्शन में लगाओगे? मोशन की डायरेक्शन में कि उल्टा लगा दोगे? ब्लॉक इधर जाना है, ब्लॉक को कहां भागना है? इधर। तो फ्रिक्शन कहां जाएगा? पीछे। तो यहाँ अगर मैं फ्रिक्शन भी बना दूं तो फ्रिक्शन इधर आने वाला है, इसे मैं कह रहा हूं फ्रिक्शन वन। ब्लॉक यहाँ भागने वाला है, इसलिए फ्रिक्शन कहां बनाओगे? पीछे। यहाँ तक ठीक है? तो ये तीन फोर्स समझ में आ गए। mg नीचे,
नॉर्मल ऊपर, जाना यहां है तो फ्रिक्शन पीछे। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक? इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे? फ्रिक्शन 1, क्या म्यू एन वन लिखा जाएगा? एन वन की वैल्यू क्या है? एम जी। एन वन की वैल्यू वैल्यू प्लेस कर देते हैं, चलो। म्यू की वैल्यू 2/5। मास नहीं पता, मास को मास रहने दो, मास तो नहीं पता ना हमें। जी की वैल्यू, जी की वैल्यू फ्रिक्शन, ये 4 मीटर नहीं है, ये 4 मीटर, ये क्या है? 4 एम। एम किसके लिए है? मास। सही है? ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ? जो नीचे लग रहा है, नीचे वाले सरफेस पर। बट मैं दो सरफेस के कांटेक्ट में था, एक तो नीचे वाली, और मैं जो इधर गया था यहाँ वाली वॉल। अगर मैं मोशन कर रहा हूँ तो मैं नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में भी हूँ, वहां पर एक फ्रिक्शन आ रहा है, और इस वॉल के भी तो कांटेक्ट में हूँ। मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ, तो वॉल भी तो एक फ्रिक्शन लगाएगी। अरे वो भी तो डिस्क का पार्ट है, वो भी डिस्क का पार्ट है कि नहीं? समझो, इस डिस्क को अगर हम जूम करके देखें, थोड़ा 3D में समझने की ट्राई करें, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ये आपने जो टनल बनाई है वो कुछ ऐसी है, और ब्लॉक अपना ऐसे पड़ा हुआ। थोड़ा नीचे बनाओ। दिखा ब्लॉक के नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? तो यहाँ कहाँ कहाँ फ्रिक्शन आने वाले हैं? ये अपनी टनल ये है। अच्छा, तो एक तो ग्राउंड के कांटेक्ट में, और दूसरा ये वाली वॉल है ना, तो इस वॉल के भी कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन वहां भी आएगा। ये तो यहाँ जाने वाला है, इस तरफ भागने वाला है, तो एक फ्रिक्शन यहाँ आया, और एक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कहाँ बनाया मैंने? वॉल पे। और ये कहाँ बनाया हुआ है? बॉटम सरफेस पर। दो फ्रिक्शन आएंगे। नहीं समझ में आया भाई? तो जिस सरफेस पर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, नॉर्मल उसी सरफेस का लिखना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? जिस सरफेस पर आप फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, नॉर्मल उसी सरफेस का लिखना चाहिए। जनरली 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक सिस्टम में हमने यही किया था। ऊपर वाले के लिए जब फ्रिक्शन लिख रहे थे तो नॉर्मल 1 लिख रहे थे, नीचे वाले के लिए जब हम फ्रिक्शन काउंट कर रहे थे तो नॉर्मल 2 लिख रहे थे। नॉर्मल 2 कहां था, याद करो? इस पे कितने कितने फोर्स लग रहे थे? इसकी अगर बात करें तो एक तो ये भाई साहब लगा रहे थे नॉर्मल 1, फिर यहां लग रहा था N2, और एक, तो फ्रिक्शन के लिए हम किसको ध्यान में ले रहे थे? N2 को। तो जिस सरफेस पर आपको फ्रिक्शन लिखना है, नॉर्मल उसी सरफेस पर लिखना चाहिए। तो यहाँ ग्राउंड का फ्रिक्शन लिखने पर तो मैंने नॉर्मल 1 ले लिया, लिया कि नहीं? क्योंकि यहाँ नीचे क्या लगने वाला था? mg, और ग्राउंड ऊपर क्या लगा रहा था? नॉर्मल 1। अब ये ब्लॉक इधर भी तो चिपका है, तो ये वाली वॉल भी एक नॉर्मल लगाएगी ऐसे बाहर, लगाएगी नहीं लगाएगी? उस नॉर्मल को कह दो नॉर्मल 2। वो कहाँ लग रहा होगा? जब भाई साहब ऐसे वॉल पे चिपके, तो नॉर्मल 2 ऐसे आ रहा होगा। नहीं समझ में आया? नॉर्मल 1 का डायग्राम अलग बनाया, नॉर्मल 2 का ये रहा। अब बताओ नॉर्मल 2। अच्छा, नॉर्मल 2 फ्रिक्शन कहाँ आएगा? वॉल पे पीछे, F2। फ्रिक्शन 2 समझ में आया क्यों आया? फ्रिक्शन 2 समझ में आया है कैसे आया? वहां नॉर्मल कौन सा लिया गया, क्यों लिया गया, वो समझ में आया। चल आगे बढ़ते हैं फिर। नॉर्मल 2 की वैल्यू कितनी? 25 m sin 37।
सही है ना? तो फ्रिक्शन 2 क्या लिखोगे? म्यू एन 2, मतलब म्यू 25m साइन 37। ठीक है, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। चलो, म्यू की वैल्यू 2/5, 25, m की वैल्यू m साइन 37, 25 5 5 कैंसिल हो गए, 6m। तो टोटल ब्लॉक पे कितने फ्रिक्शन? 2 फ्रिक्शन। एक जो नीचे वाले सरफेस ने क्रिएट किया है फ्रिक्शन 1, कितनी वैल्यू का? 4m। और दूसरा जो वॉल ने क्रिएट कर दिया है फ्रिक्शन 2, वो कितने वैल्यू का? 6m। जो वॉल से लग रहा है ये इधर चिपका, क्योंकि ये फोर्स आया, सुडो फोर्स आया, उसका एक कंपोनेंट ब्लॉक को कहां ले गया? वॉल से चिपका दिया। तो ये वाली वॉल भी नॉर्मल लगाएगी। इस नॉर्मल के कारण ये फ्रिक्शन मिल रहा है मुझे। इस फ्रिक्शन के लिए मैं कौन सा नॉर्मल लूंगा? जो इस सरफेस पर लग रहा है, N2। इसे हटा दो, 2 फ्रिक्शन है, क्योंकि वो 2 अलग अलग सरफेस के कांटेक्ट में और रिलेटिव मोशन हो रही है। तो फाइनली कहानी क्या हुई? ऐसा कुछ, ये अपना ब्लॉक, ब्लॉक पे यहां पर कौन सा फोर्स आ रहा है? देखो, 25m cos 37, 25m cos 37, मतलब 25m cos 37 क्या 4/5 होता है? ये क्या हो गया? 20m हुआ कि नहीं भाई? और पीछे टोटल कितने फ्रिक्शन आए? 2। एक वो बॉटम वाला कितना? फ्रिक्शन 1 कितना? 4m। दूसरा वॉल वाला फ्रिक्शन कितना? 6m। और ब्लॉक इस डायरेक्शन में एसोलेटेड है। एसोलेशन की वैल्यू मान लो a डैश, ए उसका एसोलेशन है इसलिए a डैश लिख रहे हैं, सिंबल वाला थोड़ा। ठीक, अब क्या कर दे? एफ नेट। एफ नेट क्या हो गया? 20m माइनस 4m माइनस 6m। सही है ना? एंड एफ नेट को क्या लिख दो? m डैश 10m, a डैश 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था। तो कुछ नया नहीं था, बट आपको थोड़ा और ज्यादा सोचना था वहां पर। देख, इक्वेशन कोई नए नहीं आए, कोई नया कंसेप्ट नहीं था, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। एडवांस का पेपर एक्चुअली इसलिए है, वो आपका माइंडसेट चेक कर रहे हैं कि सिचुएशन बदलने से क्या आप उस सिचुएशन को सोच पा रहे हो, क्या उसको ट्रीट कर पा रहे हो। ये आम जिंदगी नहीं है। मतलब बोर्ड लेवल से हमें बहुत ऊपर उठना है, मेंस से भी थोड़ा ऊपर ही उठना है हमें। मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे, मतलब वहां पर आपके वो लॉजिक काम कर जाएंगे कि सिचुएशन ये तो ये लगा तो आंसर आ जाएगा। इसमें तो सिचुएशन बदलेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको भी सोचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप लोग यहाँ तक पहुंच जाओगे। बट आई थिंक ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुछ नई हो। फिजिक्स तो वही है, सिचुएशन अलग थी, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें वहां पर सोचना था फ्रिक्शन कहां लगेगा। तो यहाँ पर एक तो सुडो फोर्स आ गया, दूसरा 2 फ्रिक्शन आ गए। आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन में यहां बना दो, inclined plane, angle of inclination theta,
ब्लॉक मास एम, ब्लॉक मास एम, इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, नाम दिया गया पी। हम लोग क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स, वेरिएबल फोर्स है ये, फोर्स की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। नाम क्या है फोर्स का? पी। पी राइज फ्रॉम, पी कहां से कहां तक अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इनिशियल वैल्यू थी P1 की mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, एंड फाइनली हमने P की वैल्यू P2 करी, जो है mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स P का ग्राफ बनाना है हमें। ये पेपर में था, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया था क्या? बहुत सारे लोगों को आंसर पता है, मतलब ऐसे रटा हुआ आगरा आंसर है। बट जो लोग आगरा बोल रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ, बेटा बोर्ड पे आओ, समझाओ। अब है किसी का आंसर आगरा? अब नहीं है सर, अब तो आप समझा दो, हमें नहीं आता ये क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करो बेटा काम, बैठे मत रहो भाई। सोचना कैसे वही तो सीखना है हमें, रटने थोड़े क्वेश्चंस को। क्यों? ये लिख रहा है? सही है यार, तू तो सही काम कर रहा है, तो ये क्यों नहीं कर रहा? तो इसके साइड में क्यों बैठे हो? क्या पढ़ाई तो
चलो ट्राई करें, समझने की ट्राई करते हैं क्या है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इस सिचुएशन में क्या होगा। एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स कोएफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अच्छा एफ एस मैक्स क्या म्यू एन होता है, एन की वैल्यू कितनी होने वाली है, मतलब ये तो फिक्स है मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां तक जा सकता है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होने वाला, ये तो ठीक है ना। चलो यार अब सिचुएशन को समझते हैं, अलग अलग केस लेके हम समझने की ट्राई कर रहे हैं। ये मास एम, यहाँ क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, यहाँ क्या लगेगा एम जी के दो कंपोनेंट्स मैंने कर दिए, एम जी साइन एम जी कॉस। अगर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई ना करूं एंड एंगल थीटा टेन इनवर्स म्यू से बड़ा भी है ये मान ले, तो ब्लॉक कहाँ आएगा, ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या मुझे फोर्स लगाना चाहिए। चलो तो हम लोग इसे रोकने के लिए कोई फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। मान लेते पहला जो फोर्स लगाया मैंने वो P1 है, P1 की वैल्यू कितनी दी गई mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में वो mg sin थीटा से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, ऑब्वियसली छोटा है यार। ये mg sin थीटा और ये mg sin थीटा माइनस समथिंग, अरे माइनस समथिंग आया ना भाई, तो ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो mg sin थीटा से तो छोटा है। एक फोर्स यहाँ है mg sin थीटा और हम लगा रहे हैं ऊपर, कौन जीता दोनों में, तो नेट कहां बचेगा, नेट फोर्स कहां बचेगा, नेट फोर्स कहां बचेगा, कितना बचेगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कितना बचेगा म्यू mg cos थीटा। नहीं समझ में आया भाई, एफ नेट mg sin थीटा माइनस P1 करोगे, अरे सही है, मतलब mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू mg cos थीटा। तो नेट फोर्स कितना बच गया म्यू mg cos थीटा, किस डायरेक्शन में, ऊपर के नीचे, नीचे ऑब्वियसली mg sin थीटा ज्यादा है, P1 अपना कम है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में बचा है। अच्छा अगर नेट फोर्स नीचे है तो इसको रोकने वाला फ्रिक्शन कहां आएगा, देखते थे एफ नेट यहां आया है ना अपना, तो फ्रिक्शन कहां आना चाहिए, पीछे, फ्रिक्शन कहां आना चाहिए। अच्छा एफ नेट की वैल्यू क्या आ गई म्यू mg cos थीटा, पीछे फ्रिक्शन की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता। नहीं समझ में आया भाई, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन कितना आ गया, क्या सिचुएशन संभल गई है, ब्लॉक नीचे आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर मैंने जो फोर्स लगाया वो इससे कम होता तो ब्लॉक नीचे आ जाता, तो डाउन डायरेक्शन में फोर्स थोड़ा ज्यादा बचता, फ्रिक्शन की उतनी औकात नहीं है, तो ब्लॉक कहां आ जाता नीचे। अभी तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया है, ब्लॉक रेस्ट पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो चुकी है मैक्सिमम, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो चुकी है मैक्सिमम। अब सिचुएशन को समझते, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, अपना फोर्स जो मैं लगा रहा हूं उसकी वैल्यू अब मैं इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये देख mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से प्लस म्यू mg cos थीटा तक जाना है। तो यहां से यहां जाने पर p की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अरे इंक्रीज हो रही है भाई, अरे p की वैल्यू अब मैं जो फोर्स लगा रहा था वो इंक्रीज कर रहा हूं, आप फोर्स इंक्रीज करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्स समझ, यहां पर नीचे कौन आ रहा है mg sin थीटा, हम लोग फोर्स कहां लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं ना p। अभी सिचुएशन क्या हुई है, p की जब वैल्यू P1 है
तब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना बच गया है, म्यू एम जी कॉस थीटा, और पीछे फ्रिक्शन कितना आ चुका है, म्यू एम जी कॉस थीटा, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। अगर मैंने इससे कम फोर्स लगाया होता तो, अगर मैं इससे कम फोर्स लगाता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एफ नेट ज्यादा बचने वाला था। सही है। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं हो पाता, तो ब्लॉक नीचे सरकता। मैं फोर्स कम कर रहा हूं क्या इंक्रीज कर रहा हूं? मैं तो फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं मेरा फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एफ नेट बच रहा था वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा भाई। जो अपना पी है वो क्या है अब, एम जी साइन थीटा प्लस समथिंग, इंक्रीज कर रहे हैं ना, सॉरी माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा था, उससे इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे मान ले। पी को अब हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहां से थोड़ा बढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे। फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एफ नेट बच रहा था वो इतना बचेगा कि इससे कम हो जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, नीचे आने वाला फोर्स कम हो रहा है तो पीछे फ्रिक्शन इतना ही लगता रहेगा कि वो भी कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में खिसका आने वाला फोर्स ही कम है तो फ्रिक्शन भी तो कम लगेगा। मान ले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी 5 न्यूटन, कितनी, ये फोर्स आ गया 5 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन भी कितना आ चुका है 5 न्यूटन। अब तू यहाँ का फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ नेट कम होता जाएगा। ये 5 से हो गया कम हो गया 4, तो फ्रिक्शन को भी कितना होना पड़ेगा 4। फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो उसकी वैल्यू अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। नहीं समझ में आया? मैं जो फोर्स लगा रहा था P, अगर मैं उसकी वैल्यू इंक्रीज करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एफ नेट आ रहा था उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसकी वैल्यू कम हो गई तो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा था उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। मतलब फ्रिक्शन P को इंक्रीज करने के साथ फ्रिक्शन कम होता जाएगा। P को इंक्रीज करोगे फ्रिक्शन जीरो कब हो जाता है, फ्रिक्शन कम होता गया कम होता गया कम होता गया कम होता गया। यहां नीचे क्या आने वाला था, एम जी साइन थीटा। मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं P, उसकी वैल्यू में इंक्रीज करता गया करता गया करता गया। पहले इतनी वैल्यू थी ना, एम जी साइन थीटा माइनस समथिंग, एम जी साइन थीटा माइनस, मैं मेरी वैल्यू इंक्रीज करता गया करता गया करता गया करता गया, करते 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 मैं पहुंच गया एम जी साइन थीटा पर। ये जीरो कर दिया मैंने। मेरा फोर्स बढ़ते बढ़ते कितना हो चुका है, अब बोल नेट फोर्स कितना, अब नेट फोर्स जीरो। तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत। अब मैं और फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं एम जी साइन थीटा से प्लस कुछ, तो अब नेट कहां बचेगा, नीचे के ऊपर। मैं पहुंच गया एम जी साइन थीटा तक, अब मैं एम जी साइन थीटा से भी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो नेट कहां बचेगा, ऊपर। तो ब्लॉक कहां खिसकेगा, ऊपर। जैसे ही ब्लॉक की टेंडेंसी बनी ऊपर जाने की, फ्रिक्शन ने क्या पलटी मारी, फ्रिक्शन क्या पलटी मारेगा, सीधा नीचे। जैसे जैसे मैं ऊपर फोर्स बढ़ाता जाऊंगा क्या फ्रिक्शन नीचे अपनी वैल्यू बढ़ाता जाएगा। मैंने मेरा फोर्स बढ़ाते बढ़ाते कर दिया इतना, तो क्या नीचे फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते हो गया मैक्सिमम? नहीं समझ में आ रहा। मैंने अपर डायरेक्शन में फोर्स P और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और ज्यादा मतलब मैंने P की वैल्यू mg sin थीटा से भी ज्यादा बना दी, mg sin थीटा प्लस कुछ। तो नीचे क्या आने वाला था, mg sin थीटा। अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा से थोड़ा ज्यादा, तो नेट फोर्स कहां बचेगा, ऊपर। अब एफ नेट कहां बचेगा, ऊपर। जैसे ही एफ नेट ऊपर गया, फ्रिक्शन ने पलटी मार दी, फ्रिक्शन कहां गया, नीचे। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हुई नहीं हुई। इनिशियली फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां थी, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती गई कम होती गई कम होती गई कम होती गई। एक टाइम पे फ्रिक्शन कितना हो गया, जब अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा के बराबर हो गया। अब अप्लाइड फोर्स और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है mg sin थीटा से भी ज्यादा, तो फ्रिक्शन क्या पीछे आ गया, क्योंकि एफ नेट अब कहां बन गया, ऊपर। तो ब्लॉक के मोशन के चांसेस कहां क्रिएट हो रहे हैं, ऊपर। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। और फोर्स इंक्रीज करते जाओ। हम लोग फोर्स इंक्रीज करते करते फाइनली P2 वैल्यू तक पहुंचे। P2 कौन है,
mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। यहां कौन लग रहा है? mg sin थीटा। अब चेक करें एफ नेट कितना है, ये माइनस ये, एफ नेट कितना, क्या यही फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है? ये बच गया एफ नेट। तो पीछे फ्रिक्शन को भी क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम, तब वो रोक पाएगा। नहीं आया समझ में? तो कहानी ये हुई कि जब मैं ये वाला फोर्स लगा रहा था तो फ्रिक्शन यहां पर मैक्सिमम हो चुका था। अब मैं फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं तो फ्रिक्शन अपर डायरेक्शन में जो लग रहा था उसकी वैल्यू कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। जब मैंने फोर्स लगा दिया एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर बढ़ाते बढ़ाते, तब फ्रिक्शन जीरो हो गया, कोई जरूरत नहीं फ्रिक्शन की, और इंक्रीज कर दिया मैंने फोर्स, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बढ़ गए, तो फ्रिक्शन नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन बदली। मैं फोर्स इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या अपर डायरेक्शन में एफ नेट इंक्रीज होता जाएगा, तो क्या पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा? ऑब्वियसली करेगा। मैं फोर्स इंक्रीज करते 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 कहां तक पहुंच गया? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी कहां तक पहुंच गया? मैक्सिमम वैल्यू तक। नहीं समझ में आया? अब ग्राफ प्लॉट करते हैं पूरी कहानी समझने के बाद। इनिशियल सिचुएशन क्या थी? फ्रिक्शन F एंड अप्लाइड फोर्स P। इनिशियली फ्रिक्शन कितना हो चुका है? जब फोर्स P1 लगाओगे तब फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम, ऊपर। ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे तो P की ये वैल्यू P1 पर फ्रिक्शन मैक्सिमम है। जैसे ही मैं P की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा, फ्रिक्शन जो अपर डायरेक्शन में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होते होते फ्रिक्शन जीरो कब हो जाएगा? जब अप्लाइड फोर्स कितना हो गया? mg sin थीटा। तो मैं फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू, फ्रिक्शन जीरो हो गया। कब? जब अप्लाइड फोर्स P की वैल्यू कितनी हो गई? mg sin थीटा। अभी मैंने और फोर्स इंक्रीज कर दिया तो फ्रिक्शन ने पलटी मारी। अब फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। डायरेक्शन चेंज मतलब ग्राफ कहां बनाओगे? वापस नीचे। अब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, करते करते वो वापस मैक्सिमम हो गया जब मैंने फोर्स P2 लगाया। ये ऊपर, ये नीचे, ये ग्राफ था। भाई हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने रेंज तक चीजें कैलकुलेट कर ली है। चलिए जो आप देख रहे हो ना उसमें हमने रेंज तक काम कर लिया था। याद है फोर्स कहां से कहां तक ले जा सकते हैं? ऐसा नहीं है क्वेश्चन नया है, आपको करवाया गया है। हमने समझा हुआ है कि फ्रिक्शन पलटी मारता है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम का। ओ पी क्यू ब्लॉक, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन का, ब्लॉक का मास 0.1 kg, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन लगाने के बाद हमने ये देखा ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए, मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, हटा दो ये। ऑप्शन ए थीटा 45, ऑप्शन बी
एंगल ग्रेटर देन 45 एंड फ्रिक्शन towards P, angle less than 45. ये भी थोड़ा थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ये सारी चीजें वही है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी है कभी ना कभी। तो भैया अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। चलो यहाँ आ जाओ। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। चलो आओ। ये ब्लॉक का मास 0.1 kg, ब्लॉक का मास 0.1 kg। तो mg की वैल्यू क्या 10 0.1 इंटू 10 1 न्यूटन। mg की वैल्यू 1 न्यूटन। हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू वो भी 1 न्यूटन। हम लोग जो फोर्स लगा रहे थे उसकी वैल्यू भी, अच्छा ये एंगल थीटा, यहां पर ये थीटा, तो 1 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स कर देंगे। अरे ये mg है 1 न्यूटन का और ये अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन का। क्या mg के दो कंपोनेंट कर सकते हैं अलोंग द इंक्लाइन? mg साइन थीटा मतलब 1 साइन थीटा, सही है। और ये कंपोनेंट 1 कॉस थीटा। यहां तक ठीक। क्या इस 1 न्यूटन के भी हम दो कंपोनेंट कर सकते थे? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो 1 न्यूटन का ये कंपोनेंट 1 कॉस थीटा और ये वाला 1 साइन थीटा, सही है। नॉर्मल कहाँ लगेगा? फोर्सेस समझ में आ गए? फोर्स
समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है। फ्रिक्शन कहीं पर भी हो सकता है, फ्रिक्शन तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वही तो हमें चेक करना है चार ऑप्शंस में। चलो पहला ऑप्शन ए चेक करता है, थीटा 45। अच्छा सिचुएशन दी गई है, ब्लॉक कैसा रहना चाहिए, मतलब ब्लॉक तो रेस्ट पे रहना चाहिए। जब ब्लॉक इधर उधर तो नहीं जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा क्या ऐसे? या तो नीचे जा सकता है या तो ऊपर जा सकता है। हमें रखना है कैसा है, रेस्ट पे। कैसा रखना है, रेस्ट पे। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर एंगल 45 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ये कितना हो जाएगा, साइन 45 1/√2। और अपर डायरेक्शन में फोर्स कितना है चेक करो, cos 45 वो भी 1/√2। क्या ये दोनों सेम हो गए तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, जितना ऊपर उतना नीचे। अभी फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो ऑप्शन 1 सही है। चलो बी को चेक करते हैं। बी में क्या कह रहा है, एंगल 45 से ज्यादा। हमें तो बस ऑप्शन को चेक करना है। मान लो ना ज्यादा 45 से ज्यादा 60 हो गया, मान लेते कितना हो गया 60। हमें तो चेक करना है बस कंडीशन को, 45 से ज्यादा मान लो 60। तो यहां बोलो कितना फोर्स, 1 sin 60, 1 sin 60 sin 60, 1 cos 60, 1/2। नेट फोर्स ऊपर के नीचे, एफ नेट ऊपर नीचे, तो फ्रिक्शन कहां पर, चेक कर लो। अच्छा यहां पर पी पॉइंट है और ऊपर क्यू पॉइंट है, तो एंगल 45 से बड़ा, तो फ्रिक्शन पी की तरफ नहीं है, फ्रिक्शन क्यू की तरफ है। फ्रिक्शन किस तरफ है, क्यू तरफ, तो चेन्नई सही है। एंगल ग्रेटर देन 40 तो फ्रिक्शन क्यू तरफ, सही है। एंड लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, डी। एंगल 45 से छोटा 30 मान ले, तो यहां पर फोर्स साइन 30 1/2, यहां पर फोर्स cos 30 √3/2। नेट कहां बचेगा, ऊपर। फ्रिक्शन कहां आना चाहिए, पीछे, मतलब फ्रिक्शन किस तरफ होना चाहिए, पी। ऑप्शन में कह रहे क्यू तरफ, ये गलत। आया समझ में? ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, हमने तो रेंज तक काम कर लिया है, इसके सामने तो ये कुछ नहीं था। नेक्स्ट दो सवाल, दो नहीं एक्चुअली 4 ग्राफ पूछे गए। ब्लॉक पड़ा है सरफेस पर, स्ट्रिंग से कनेक्टेड। इनिशियली स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं था, इनिशियली स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं था, इनिशियल सिचुएशन में स्ट्रिंग में टेंशन 0 था मान लो। ये हम फोर्स लगाए इधर, धीरे धीरे मैं फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स ग्राफ, टेंशन फोर्स ग्राफ। फ्रिक्शन फोर्स ग्राफ, टेंशन फोर्स ग्राफ। नेक्स्ट सिचुएशन में ऐसा ही कुछ दिया गया है, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। कर लिया, याद करो हमने ब्लॉक वाले क्वेश्चन किए, जिसमें दो ब्लॉक्स भी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे, फ्रिक्शन भी था। वहां पर हमने क्या काम कराया था, जब आप फोर्स लगाओगे तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फ्रिक्शन को। टेंशन कब आएगा, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद कौन पिक्चर में आने वाला है, टेंशन। तो यहां बताओ, जैसे जैसे मैं फोर्स इंक्रीज करता जाऊं
क्या फ्रिक्शन उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा? जैसे ही मैंने फोर्स लगाया उसी मोमेंट पे क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। उसी मोमेंट पे क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। मैं फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, पीछे फ्रिक्शन भी एडजस्ट हो रहा है, वो भी अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। फोर्स की एक वैल्यू पर फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई मैक्सिमम। फ्रिक्शन की वैल्यू, अब फ्रिक्शन उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता, मैं और फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, तो अब स्ट्रिंग में टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? पहली प्रायोरिटी हमेशा हम किसको देते हैं? फ्रिक्शन को। तो केस वन, फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स। मैंने फोर्स लगाया 0 न्यूटन, तो पीछे फ्रिक्शन बोलो, हम लगा रहे 0 न्यूटन, फ्रिक्शन भी 0। मैंने लगाया 1 तो फ्रिक्शन भी 1, मैंने लगाया 2 तो फ्रिक्शन भी 2, मैंने 3 तो फ्रिक्शन भी 3, मैंने 4 तो फ्रिक्शन भी 4, मैंने 5 तो फ्रिक्शन भी 5। मान लो ये 5 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता। मैंने लगाया 6, फ्रिक्शन 5 का 5 रहेगा, बट टेंशन अब 1 न्यूटन आ जाएगा। मैंने लगाया 7, फ्रिक्शन 5 का 5, बट क्या टेंशन 2 न्यूटन हो जाएगा? बस। तो ये वही 5 न्यूटन तक की बात है मान लो। यहां तक क्या फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा? अरे बढ़ेगा ना भाई फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन चेंज, बट जब तक फ्रिक्शन बढ़ रहा है तब तक टेंशन 0। ये टेंशन अप्लाइड फोर्स का ग्राफ है और ये फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स एफ का ग्राफ है। जब तक फ्रिक्शन बढ़ रहा था टेंशन 0, टेंशन को स्ट्रिंग को पता ही नहीं था कोई फोर्स लगा रहा है। स्ट्रिंग को कब पता चला? 5 न्यूटन के बाद। इसके बाद मैं फोर्स इंक्रीज करूंगा, स्ट्रिंग में टेंशन भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया भैया? बिफोर एफएस मैक्स सिचुएशन क्या बनेगी? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। सही है? अरे सही है ना? अरे सही है। ये कहानी कब तक चलेगी? जब तक एफएस मैक्स नहीं हो जाता। आफ्टर एफएस मैक्स, फ्रिक्शन मैक्सिमम होने के बाद जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उसको रोकने वाले 2 लोग। एक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है प्लस टेंशन, ये तो 5 का 5 रहेगा। अब ये इंक्रीज होता जाएगा, मैं ये बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा, ये बढ़ाऊंगा ये बढ़ेगा। अभी आया समझ में? सेकंड केस, नॉर्मल। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स एंड नॉर्मल वर्सेस अप्लाइड फोर्स का ग्राफ। हो गया? हो गया क्या? यहां पर भी बेटा सेम कहानी रहेगी। अब टेंशन नहीं है, अब टेंशन का काम कौन कर रहा है? नॉर्मल। जब आप ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे पहले रिएक्ट फ्रिक्शन करेगा, सबसे पहले फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। जैसे ही मैंने लगाया इधर 1 न्यूटन, मान लो फ्रिक्शन आया यहाँ 1 न्यूटन, 2 2 3 3 4 4 5 5 हो गया मैक्स। इससे ज्यादा ये नहीं होगा। 6, अब आया नॉर्मल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्राफ रिमेन्स सेम, टी की जगह क्या आ जाएगा? नॉर्मल। वहां जो काम टेंशन कर रहा था यहाँ पर वही काम नॉर्मल कर रहा है। यहाँ पर भी किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? फ्रिक्शन को। डायरेक्ट नॉर्मल तो तब आएगा जब ब्लॉक फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, भाई वॉल के ऊपर। फ्रिक्शन अलाउ ही नहीं कर रहा पहले तो फोर्स लगाने के लिए, तो नॉर्मल कहां से आएगा? पहले फ्रिक्शन तो मैक्सिमम हो जाए, फिर ब्लॉक खिसकेगा, वॉल पे टकराएगा, तब वॉल नॉर्मल लगाएगी। ठीक है?